इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 8 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर एलिना भी एलारिक के पास उस केव में पहुंच चुकी होती है और एलारिक एलिना को उस केव के वॉल्स पर बनी हुई वो सभी पेंटिंग्स दिखाता है। एलिना वो सारी पेंटिंग्स देखती है। वहीं दूसरी तरफ एलारिक एलिना को एक और वॉल दिखाता है जिस पर वाइकिंग्स की लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है और वहाँ लिखा था क्लॉस, रेबेका और एलाइजा। और ये पढ़कर एलिना समझ जाती है कि शायद से यहाँ पर काफ़ी पहले से ये लोग रह रहे थे। और तभी हमें 1000 ईयर्स पहले का एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ हमें देखने को मिलता है रेबेका अपने नामों को एक ब्लेड से लेकर के उस दीवार पर कार्व कर रही थी। ये देखकर क्लॉस उससे कहता है कि अगर उसके पापा को पता चला कि रेबेका एक ब्लेड यूज़ कर रही है और वो वैसे भी एक लड़की है तो ये उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और जो देखकर हमें पता चलता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरते हैं अपने फादर से। वहीं रेबेका वो ब्लेड क्लॉस को दे करके अपनी माँ के साथ में खाना बनाने में हेल्प करने चली जाती है। क्लॉस का हाथ उस ब्लेड से कट जाता है लेकिन वो वूंड हील नहीं होता। तब हमें पता चलता है कि ये कहानी तब की है जब क्लॉस एक वैम्पायर में कन्वर्ट नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर एलिना अलारिक से कहती है कि शायद से सन एंड मून के कर्स की तरह क्लॉस का ये भी एक कोई झूठा दिखावा है जिससे वो हम लोगों को गुमराह करना चाहता है। लेकिन अलारिक कहता है कि पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था लेकिन अब मुझे कंफर्म हो चुका है कि ऐसा नहीं है। और वहाँ एलारिक एक और नाम पढ़ता है जो था माइकल। एलारिक कहता है कि उसने और डेमन ने फिगर आउट कर लिया है कि माइकल ही असली ओरिजिनल है और वही इन सब का फादर है। एलारिक उन वॉल्स की फोटोज क्लिक कर लेता है ताकि वो लोग बाद में उनको स्टडी करके पता लगा सकें कि इनमें क्या क्या लिखा हुआ है। वो लोग सेल्वेटोर हाउस पहुंच जाते हैं जहां पर एलिना, डेमन और एलारिक मिलकर उन पिक्चर्स को स्टडी कर रहे होते हैं। तभी एलिना कहती है कि उसके पास एक तरीका है इन सबको जल्दी जानने का और वो कहती है कि वो रेबेका से जाकर बात करेगी और उससे पूछेगी उनकी हिस्ट्री के बारे में। एलिना ऐसा ही करती है और वो जाती है रेबेका के पास और जाकर उससे पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम क्यों अपने ही फादर माइकल से भाग रहे हो और वो तुम लोग को क्यों मारना चाहते हैं। जिस पर रेबेका कोई आंसर नहीं देती और एलिना कहती है कि अगर तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया तो मैं और मेरे फ्रेंड्स मिलकर माइकल को आज़ाद कर देंगे और हम लोग जानते हैं कि तुमने उसे कहाँ कैद करके रखा है। रेबेका कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम लोग बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे और एलिना वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलारिक और डेमन मिलकर उन फोटोज़ को स्टडी कर रहे होते हैं और तभी एलिना भी वहाँ पर आ जाती है। एलिना के आते ही एलिना को एक कॉल आता है जो कि रेबेका का था और रेबेका कहती है कि वो उसके साथ में मिलना चाहती है और उसे कुछ बताना चाहती है। रेबेका एलिना को सेल्वेटोर हाउस में बुलाती है जहाँ पर वो रह रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन भी उस रूम में जाता है स्टेफन से मिलने के लिए और वो स्टेफन को देखकर समझ जाता है कि वो लोग उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। स्टेफन ऑलरेडी गिव अप कर चुका था और लेक्सी की बातों का भी उस पर अब कोई फर्क नहीं पड़ा था। डेमन देखकर समझ जाता है कि अब उसे अपने तरीके से स्टेफन को ठीक करना होगा। डेमन स्टेफन को खोल देता है और अपने साथ में ड्रिंक करने के लिए लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ एलिना रेबेका से मिलने सेल्वेटोर हाउस पहुंच चुकी होती है। वहां जाकर एलिना देखती है कि रेबेका ने कुछ लड़कियों को कंपेल कर रखा था और उन्हें कुछ ड्रेस पकड़ा रखी थी। रेबेका एलिना से कहती है कि तुम मुझे एक ड्रेस चूज करके दो जो मैं होम कमिंग पार्टी के लिए पहनूं। एलिना गुस्से में आकर रेबेका से कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि माइकल के बारे में जानने के लिए आई। जिस पर गुस्से में आकर रेबेका एक लड़की को पकड़ लेती है और कहती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे मार दूंगी। डर कर एलिना एक रेड ड्रेस चूज करती है और रेबेका उन सभी लड़कियों को वहां से जाने को कहती है। लड़कियों के चले जाने के बाद में रेबेका कहती है कि मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताऊंगी लेकिन अपने टर्म्स और कंडीशंस पर और जितना मुझे ठीक लगेगा मैं उतना ही बताऊंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर एलारिक बानी को कॉल करके अपने घर पर बुलाता है और वहां जाकर वो बानी से पहले माफी मांगता है और कहता है कि जेरमी एक बच्चा है और शायद से वो नादान है, इसी वजह से उसने ऐसा किया। वहीं दूसरी तरफ एलारिक कहता है कि वो नेकलेस कहाँ है, जिस पर बानी कहती है कि वो नेकलेस डिस्ट्रॉय ही नहीं हो रहा है, पहले जब उसने डिस्ट्रॉय किया था वो फिर से जुड़ गया। जिस पर एलारिक कहता है कि उसे उन केव्स की वॉल पर कुछ पेंटिंग्स और कुछ मार्क्स मिले और उनमें से एक मार्क वहाँ पर काफ़ी जगह बना था और वो मार्क इस नेकलेस पर भी बना हुआ है। एलारिक कहता है कि वो इस मार्क का मतलब समझ चुका है और इसका मतलब है विच। और वही दूसरी तरफ रेबेका अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करती है एलिना को। रेबेका बताती है कि उसके फादर एंड उसकी मदर पहले कहीं और रहते थे लेकिन उनके प्लेस पर एक प्लेग फैल गया था और उस प्लेग की वजह से उन्हें मिस्टिक फॉल्स में आना पड़ा। माइकल और एस्टर, जिसमें से एस्टर जो उसकी माँ थी, उसे एक विच के बारे में पता था और उस विच ने उसे बताया था एक पीसफुल लैंड है जहाँ पर सभी लोग काफी खुशी से रहते हैं और वहाँ पर सब काफी हेल्दी हैं। माइकल और एस्टर मिस्टिक फॉल्स आ जाते हैं और आकर देखते हैं कि वहाँ पर सभी के सभी वेयरवुल्व्स रहते थे। माइकल और एस्टर 20 साल तक वेयरवुल्व्स के साथ में बिल्कुल खुशी से रहते हैं। वो दोनों जब भी फुल मून की नाइट आती थी तो गांव में बने हुए
कुछ केव्स में चले जाते थे और छुप जाते थे और सुबह फिर से बाहर आ जाते थे। रेबेका बताती है कि तभी हम सभी सिबलिंग्स का भी वहाँ पर जन्म हुआ। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि रेबेका बैठी होती है और रेबेका के सामने क्लॉस आता है उसके छोटे भाई हेनरी की डेड बॉडी लेकर। वहीं रेबेका को एक नेकलेस मिलता है जिसको टच करने ही जा ही रही होती है, तभी वो विच अयाना उसे रोक देती है और तभी वहाँ पर एस्टर भी आ जाती है। एस्टर आकर देखती है तो क्लॉस उसे बताता है कि उन दोनों ने रात में वेयरवुल्व्स को कन्वर्ट होते हुए देखने के लिए जाने की सोची थी, जो कि मना था, और उसी समय पर एक वेयरवुल्फ ने हेनरिक को मार दिया। एस्टर अयाना से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बेटे को जिंदा कर दे, लेकिन अयाना कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो कुछ भी नहीं कर सकती है। हेनरिक की डेथ के बाद से ही वेयरवुल्व्स सबसे ज़्यादा बड़े दुश्मन बन चुके थे उन लोगों के। वहीं प्रेजेंट टाइमलाइन में हम देखते हैं जहाँ पर डेमन स्टेफन को लेकर एक बार में पहुंच चुका है और वो वहाँ की बार टेंडर को कंपेल करता है और स्टेफन को उसके ऊपर फीड करने देता है। उसके बाद में वो लोग कुछ गेम्स खेलने चले जाते हैं, जिस पर स्टेफन उससे कहता है कि अगर उसे लगता है कि वो ये सारी चीज़ें करके उसे इमोशनल करके ठीक कर लेगा तो इस पर डेमन गलत है। डेमन कुछ नहीं बोलता है और डेमन कॉल करके ये बात अलीना को भी बता देता है। अलीना वैसे तो उस पर एग्री नहीं होती है, लेकिन उसके पास और कोई भी चॉइस नहीं थी। वहीं रेबेका बताती है कि वेयरवुल्व्स के उस इंसिडेंट के बाद से माइकल और एस्टर ने अयाना से एक ऐसा स्पेल कास्ट करने को कहा जिससे वो लोग अयाना से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाएं। जिस पर एलिना कहती है कि वो लोग मिस्टिक फॉल्स छोड़कर चले क्यों नहीं गए ये सब करने की बजाय। जिस पर रेबेका कहती है कि मिस्टिक फॉल्स छोड़कर चला जाना माइकल के लिए एक बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट। रेबेका बताती है कि अयाना ने वो स्पेल करने से मना कर दिया और उसने कहा कि ये स्पेल नेचर के खिलाफ होगा और वो नेचर के रूल्स को चेंज नहीं करना चाहती। जिस पर माइकल एस्टर से कहता है कि ये स्पेल तुम सुनकर एलिना शॉक्ड हो जाती है और रेबेका से पूछती है कि एस्टर वो स्पेल कैसे कर सकती थी। जिस पर जिस पर रेबेका बताती है कि एस्टर भी एक ओरिजिनल विश थी और वो उन सबकी मदर थी। एस्टर वो स्पेल करती है और उसके बाद में माइकल अपनी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद में माइकल क्लॉस और रेबेका को भी अपना ब्लड पिलाकर उनके हार्ट में स्टैब करके उन्हें मार देता है और गांव से एक लड़की को ले आता है जिनके ब्लड पर फिट करवा के वो उनको भी वैम्पायर में कन्वर्ट कर देता है। रेबेका बताती है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील करने लगे थे, लेकिन इसके साथ में कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी आए थे। वो ये थे कि वो लोग बाहर नहीं निकल सकते थे दिन में क्योंकि सनलाइट से उनकी स्किन जलने लगती थी। वो हफ्तों तक अपने घर के अंदर ही छुपे रहे, लेकिन फिर एक टाइम पर अयाने ने उनके लिए एक डे लाइट ड्रिंक बना दी जिसको पहनकर वो बाहर जा सकते थे। लेकिन सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ का एक वाइट ओक ट्री। उस ट्री की लकड़ी से और उस ट्री की एशेस से वो लोग जल सकते थे और मर भी सकते थे, और साथ में ही उस ट्री पे जो वर्वेन फ्लावर लगता था उससे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इसी वजह से उन लोगों ने उस वाइट ओक ट्री को जला दिया। और वहीं दूसरी तरफ रेबेका बताती है कि अब उनके पास एक लास्ट और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बची थी, जो थी उनकी ब्लड लस्ट। वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते थे और रेबेका बताती है कि वो काफ़ी समय गांव में लोगों के ऊपर अटैक कर दिया करती थी। वहीं अलीना पूछती है कि इस सब के बाद में भी माइकल तुम लोगों को मारने के पीछे क्यों पड़ गया। जिस पर रेबेका बताती है कि क्लॉस ने एक ह्यूमन को मार दिया और जिससे उसका वेयरवुल्फ कर्स ट्रिगर हो गया। तब हमें पता चलता है कि माइकल भी ये जान जाता है कि क्लॉस उनका बेटा नहीं बल्कि एस्टर के किसी वेयरवुल्फ के साथ में अफेयर होने के बाद का उसका बेटा है। इस बात से एस्टर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थी और इसी वजह से वो उसके ऊपर सन एंड मून वाला कर्ज कर देती है ताकि वो सिर्फ और सिर्फ वैम्पायर बनकर रह जाए। लेकिन फिर भी माइकल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और आधे से ज़्यादा गाँव के लोगों को मार देता है। माइकल के लिए इतना कुछ काफ़ी नहीं था और वो एस्टर को भी मार देता है। एस्टर को मार के वहाँ से चला जाता है, जिस पर क्लॉस और रेबेका काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। क्लॉस रेबेका की हेल्प करता है अपनी माँ को दफनाने के लिए और तभी वहाँ एलाइजा भी आ जाता है। वो तीनों कसम खाते हैं कि वो तीनों भाई बहन हमेशा एक साथ रहेंगे और कभी दूर नहीं होंगे। जिस पर प्रेजेंट टाइमलाइन में एलिना रेबेका से कहती है कि तुम्हारे भाई क्लॉस ने तुम्हें 90 सालों तक एक कॉफिन में बंद करके रखा और तुम अभी भी उसका साथ दोगी। जिस पर रेबेका कहती है कि हम ओरिजिनल वैम्पायर्स की एज इतनी ज़्यादा है कि हमारे साथ में हमारी फीलिंग्स भी एक्सटेंड हो जाती हैं और इसी वजह से वो अपने भाई का साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। रेबेका एलिना से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारी फ्रेंड्स मिलकर माइकल को आज़ाद करने की कोशिश करोगे ताकि वो क्लॉस को मार दे, लेकिन अगर तुमने माइकल को आज़ाद किया और उसने क्लॉस को कुछ भी हार्म किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को मार दूंगी। रेबेका से बात करने के बाद में एलिना एलारिक पहुंच जाते हैं
उसी केव्स में वापस और उन सभी वॉल्स को स्टडी करने लगते हैं। स्टडी करते करते एलिना रेबेका की बताई हुई कहानी के साथ में उसको मैच करती है और उसे काफ़ी शॉकिंग चीज़ें पता चलती है। एलिना वहाँ से निकलकर सीधे रेबेका के पास पहुँचती है और उसे जाकर बताती है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि माइकल ने ही एस्टर को मारा। जिस पर रेबेका कहती है कि ये बात उसे क्लॉस ने बताई थी। तब एलिना उससे कहती है कि माइकल ने एस्टर को नहीं मारा बल्कि एस्टर को क्लॉस ने मारा था। ये बात सुनकर रेबेका कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। जिस पर एलिना कहती है कि तुम ये पिक्चर्स देखो और वो उसे कुछ पिक्चर्स दिखाती है जिस पर रेबेका की डेथ स्टोरी में एक हाइब्रिड का सिंबल बना हुआ था। वहीं पर एलिना कहती है कि शायद से वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे जब एस्टर ने उस पर कर्ज डाला था तो क्लॉस ने गुस्से में आकर एस्टर को मार दिया। और ये बात सुनकर रेबेका ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है और एलिना उसे शांत करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ स्टेफन और डेमन बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं, तभी माइकल वहां आ जाता है। माइकल स्टेफन से क्लॉस के बारे में पूछने लगता है, लेकिन स्टेफन कहता है कि क्लॉस ने उसे कंपेल कर रखा है और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। माइकल कहता है कि क्लॉस के कंपल्शन का कुछ तो लूप होल जरूर होगा और तभी माइकल डेमन की गर्दन पकड़ लेता है और स्टेफन से कहता है अगर तुमने क्लॉस के लूप होल्स या फिर उसकी लोकेशन के बारे में नहीं बताया तो मैं डेमन के हार्ट को बाहर निकाल लूंगा। जो सुनकर स्टेफन उससे कहता है कि ठीक है मैं बताता हूँ और वो कहता है कि वो क्लॉस को यहाँ पर मिस्टिक फॉल्स में वापस बुला सकता है। ये सुनकर वो डेमन को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। डेमन और स्टेफन बाहर आते हैं जिस पर डेमन स्टेफन से कहता है कि आज तुमने मेरी जान बचाई और तुमने कुछ तो इमोशंस दिखाए। जिस पर स्टेफन कहता है कि उसने उसकी नहीं बल्कि अपनी हेल्प की है, क्योंकि अगर वो क्लॉस को नहीं ढूंढेगा तो फिर वो मिस्टिक फॉल से चला जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर एलिना वापस आती है एलारिक के पास और डेमन के साथ में वो उसे पूरे दिन की बातों को बताती है और कहती है कि अब माइकल भी हमारे साथ है और शायद से रेबेका भी हमारी हेल्प करेगी। एलिना डेमन से कहती है कि स्टेफन सिर्फ और सिर्फ डेमन की वजह से ही ठीक हो सकता है और उसके पास कोई रास्ता नहीं, उसे फैमिली का ही यूज़ करना होगा स्टेफन को ठीक करने के लिए। और इसी के साथ में वैम्पायर डायरीज के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 8 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।